हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद काम्बले। इस वीडियो से हम लोग एमकॉम का जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसका सेकेंड मॉड्यूल जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कस्टमर सर्विस। अभी कस्टमर सर्विस जो है उसके अंदर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं कस्टमर नीड्स के बारे में। सबसे पहले कस्टमर नीड क्या होता है, तो कस्टमर नीड जो होता है वो कुछ ऐसे मोटिवेशंस होते हैं जो कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए ड्राइव करते हैं या फिर कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए एनकरेज करता है। सो ये कुछ एनकरेजमेंट होते हैं, कुछ मोटिवेशंस होते हैं जो कस्टमर को प्रोडक्ट परचेस करने के लिए इंड्यूस करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कस्टमर नीड्स। तो इसके लिए यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन में लिखा है कस्टमर नीड्स आर द मोटिवेशंस दैट ड्राइव। ड्राइव का मतलब क्या होता है, उस तरफ लेके जाना या मोटिवेट करना या इनकरेज करना people to buy the product or services. These needs to go beyond just wanting a product feature. They include the customer desire, goal and aspirations. मतलब कि यहाँ पे सिर्फ कस्टमर को वांटिंग जो होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। वांटिंग मतलब क्या होता है कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए। वांटिंग के साथ साथ क्या होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, गोल होना चाहिए, एस्पिरेशंस होना चाहिए। जब ये सब चीजें इकट्ठा होती है तब जाके कस्टमर की नीड जो होती है वो अराइज होती है और कस्टमर वो प्रोडक्ट को जाके परचेस करता है। मतलब जस्ट वांटिंग जो होता है वो यहाँ पे मैटर नहीं करता। तो वांटिंग के साथ साथ डिजायर भी होना चाहिए, गोल भी होना चाहिए और एस्पिरेशंस भी होनी चाहिए। अभी कस्टमर नीड के ऊपर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कस्टमर नीड्स। मतलब कौन से टाइप की कस्टमर नीड्स होती है। तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के हैं, प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या नीड्स होती है और यहाँ पे नीचे हम लोग देखने वाले सर्विसेज के बारे में क्या क्या नीड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करता है तभी उसकी क्या क्या नीड्स होती है। तो सबसे पहला यहाँ पे नीड आप लोग देख सकते हो, प्राइस। अभी कोई भी प्रोडक्ट जब हम लोग परचेस करते हैं तो उसमें दो फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल। वो है तुम्हारा क्वालिटी और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्राइस मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग इंडियन कस्टमर्स है तो इंडियन कस्टमर जो होते हैं वो ज्यादातर अट्रैक्ट कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे प्राइस थोड़ी रीजनेबल हो। रीजनेबल मतलब क्या, ना ज्यादा हाई होनी चाहिए ना ज्यादा लो होनी चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट की तरफ हम लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, या फिर अगर कम प्राइस होगा तो उसके तरफ भी हम लोग अट्रैक्ट होते हैं। सो प्राइस जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो कस्टमर की नीड जो होती है वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्राइस इज द ऑफन की फैक्टर इन क्रिएटिंग द सक्सेसफुल प्रोडक्ट कैंपेन बिकॉज एवरी कस्टमर हैज अ बजट दे एम टू स्टे विद इन। मतलब क्या होता है कि हर एक कस्टमर अपना एक बजट बनाता है और उस बजट के अंदर ही कस्टमर को अगर प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो प्रोडक्ट को वो लोग परचेस करेंगे, अदरवाइज वो प्रोडक्ट को वो लोग परचेस करेंगे नहीं। सो प्राइस है कि ये प्रोडक्ट का पहला फैक्टर है जिसके ऊपर कस्टमर की नीड जो होती है वो डिपेंड करता है। उसमें आगे देखो लिखा हुआ है जनरली लोअर प्राइस अट्रैक्ट द ब्रॉडर ऑडियंस while द हायर प्राइस कैन emphasize द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड अपील टू द वेल्दियर कस्टमर। मतलब कम प्राइस होगा तो वहां पे मैक्सिमम कस्टमर जो है वो आके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, और थोड़ा हाई प्राइस होगा तो वहां पे फिर क्या होगा, जो वेल्दियर कस्टमर्स है मतलब जो रिच कस्टमर्स है वो वहां पे अट्रैक्ट होते हैं। बिकॉज ज्यादा प्राइस मतलब उन लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट का क्वालिटी काफी अच्छा होगा और वो उनको ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। सो लो प्राइस अगर रखेंगे या रीजनेबल प्राइस हम लोग बोल सकते हैं, जिससे क्या होता है मैक्सिमम कस्टमर जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। सो कोई भी बिजनेसमैन जब भी प्रोडक्ट का प्राइस चार्ज करता है तो उसको देखना चाहिए कि प्रोडक्ट का प्राइस जो है रीजनेबल होना चाहिए, जो कस्टमर के बजट में आने चाहिए। आगे लिखा है अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस इज क्रूशियल फॉर सेटिंग द इफेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। मतलब अलग अलग एरिया में जब आप बिजनेस करते हो तो अलग अलग एरिया में जो कस्टमर्स होती है उनकी पेइंग कैपेसिटी अलग होती है। उस पेइंग कैपेसिटी को यहाँ पे ध्यान में रख के उसके हिसाब से बिजनेसमैन ने इफेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे काफी एलिट कस्टमर्स रहते हैं या फिर थोड़े से वेल्दियर कस्टमर्स रहते हैं, तो वहां पे बिजनेसमैन क्या कर सकता है, जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा रख सकते हैं। और अगर सपोज दूसरा एरिया है, वहां पे क्या है कि कस्टमर जो है थोड़े मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, तो वहां पे मार्केटर क्या कर सकता है, कम प्राइस चार्ज कर सकता है। सो प्राइस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके ऊपर कस्टमर की नीड जो होती है डिपेंड करता है। अगर कस्टमर को प्राइस रीजनेबल लगता है तो वहां पे कस्टमर वो प्रोडक्ट को परचेस करेगा। अगर वो प्रोडक्ट को प्राइस जो है उसको ज्यादा लग रही है तो वहां पे कस्टमर प्रोडक्ट को परचेस करेगा नहीं। दूसरा है क्वालिटी। ना जैसे मैंने पहले आपको बताया कि प्राइस और क्वालिटी ये काफी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनको देख के कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करना है कि नहीं पर करना है वो डिसाइड करते हैं। अभी बेसिकली क्वालिटी क्या होती है, तो क्वालिटी में कुछ फैक्टर्स आते हैं जैसे कि सपोज प्योरिटी। अगर सपोज आपका प्रोडक्ट प्योर है, उसमें किसी भी तरीके की मिलावट नहीं है, अडल्ट्रेशन नहीं है, सो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है वो अच्छा माना जाता है। दूसरा है सपोज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या, कोई भी प्रोडक्ट जब हम लोग परचेस करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट जो ड्यूरेबल होना चाहिए, मैक्सिमम उसने परफॉर्म करना चाहिए।
फिर बाद में सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या कि वो प्रोडक्ट की वजह से किसी भी तरीके से एनवायरमेंटल हानि या किसी भी तरीके से हम लोग को हानि नहीं होनी चाहिए, सेफ होना चाहिए प्रोडक्ट यूज करने के लिए। तो ये सब पैरामीटर्स होते हैं जो क्वालिटी के अंदर आते हैं। सो बेसिकली हम लोग को जब हम लोग क्वालिटी की बात करते हैं तो व्हाट इज क्वालिटी, सो क्वालिटी इज नथिंग बट प्रोडक्ट कितना प्योर है, प्रोडक्ट कितना ड्यूरेबल है, प्रोडक्ट कितना सस्टेनेबल है। ये सब चीजें जो होती है क्वालिटी के अंदर आती है। और भी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्वालिटी के अंदर आते हैं। सो यहाँ पे क्वालिटी भी मैटर करती है। अगर सपोज कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के साथ प्रोडक्ट का क्वालिटी मैच होता है तो वहां पे कस्टमर्स क्या हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं और प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। लेकिन अगर सपोज कस्टमर की रिक्वायरमेंट के साथ प्रोडक्ट का क्वालिटी मैच नहीं हो रहा है तो वहां पे कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करते नहीं है। तो कस्टमर की जो प्रोडक्ट की नीड है वो क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्वालिटी इज अ वाइटल फॉर अट्रैक्टिंग कस्टमर्स एंड बिल्डिंग ट्रस्ट। मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। जैसे आप मार्केट में जाते हो तो वहां पे मार्केटर आपको बताता है कि ये प्रोडक्ट जो है इसका 2 साल का वारंटी, 5 साल का वारंटी है। वहां पे वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी के बारे में बता रहे हैं। या फिर वो लोग बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट काफी ओरिजिनल है, मतलब वहां पे वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट की प्योरिटी के बारे में बता रहे हैं। सो ये सारी जो क्वालिटी के पैरामीटर्स है उसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं और कस्टमर के मन में प्रोडक्ट को लेके ट्रस्ट बिल्ड होता है। Each time a product meets customer expectation, it opens the door for forming a long-term relation and securing their loyalty। मतलब जितनी बार वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगा, उतना क्या होता है, वो कस्टमर के साथ मार्केटर का एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बन जाता है और कस्टमर उस बिजनेस के साथ या उस प्रोडक्ट के साथ लॉयल हो जाते हैं। मतलब बार बार वो कस्टमर आपके पास प्रोडक्ट जो परचेज करेंगे, लेकिन उसके लिए आपकी क्वालिटी भी वैसी होनी चाहिए। वाइसे वर्सा अगर हम लोग देखेंगे, अगर सपोज क्वालिटी अगर पुअर रहेगी तो फिर क्या होगा, कस्टमर के साथ मार्केटर का रिलेशन जो स्पॉइल हो जाएगा और कस्टमर लॉयल भी नहीं। सो क्वालिटी के ऊपर आपका कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डिपेंड करता है और कस्टमर की लॉयल्टी डिपेंड करती है। देन फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी अलाउस फॉर मेंटेनिंग और इवन इंक्रीजिंग द प्राइस ओवर द टाइम। मतलब क्या कि आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी डिटरमाइन करता है कि जो भी प्राइस आपने चार्ज किया है वो मेंटेन करना है या इंक्रीज करना है। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आप लोग ग्रेजुअली प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा सकते हो। लेकिन आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली प्राइस इंक्रीज अगर करोगे तो और आपके कस्टमर जो है कम हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पे प्रोडक्ट के नीड में आता है क्वालिटी। प्राइस देखा कि प्राइस किस तरीके से कस्टमर के नीड को अफेक्ट करता है, क्वालिटी देखा। दूसरा है कन्वीनियंस। जब भी कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उसमें कन्वीनियंस आना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके से दिक्कत यहाँ पे कस्टमर्स को नहीं आना चाहिए। तो उसके बारे में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कन्वीनियंस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन हाउ कंज्यूमर्स मेक द परचेस डिसीजन। मतलब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट जब परचेस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो प्रोडक्ट कन्वीनियंट होना चाहिए, मतलब इजीली अवेलेबल होना चाहिए, उसकी सर्विसिंग इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये सब कन्वीनियंस फैक्टर जो होते हैं वो कस्टमर यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कोई गाड़ी परचेस कर रहे हैं तो गाड़ी परचेस करते समय हम लोग देखेंगे कि वो शॉप नियर बाय होना चाहिए, डिलीवरी हम लोग को मिलनी चाहिए प्रॉपर। ये फिर बाद में सर्विसिंग गाड़ी की इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, ये सब कन्वीनियंस है। कभी भी कस्टमर प्रोडक्ट जो है वो ब्लाइंडली परचेस नहीं करते, वो प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं कि वो प्रोडक्ट परचेस करना मेरे लिए कितना कन्वीनियंट होगा। जैसे आप लोग ऑनलाइन अगर कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो तो ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस करते समय आप लोग देखते हो कि उसमें ज्यादा प्रोसेस तो नहीं है ना। या फिर आप लोग किसी शॉपिंग मॉल में वगैरह जाते हो तो वहां पे आप लोग देखते हो कि वहां पे जब मैं प्रोडक्ट परचेस करता हूँ तो पेमेंट के लिए बहुत बड़ा लाइन जो होता है उसमें तो खड़े नहीं रहना पड़ेगा ना, बिकॉज वो कस्टमर के लिए इनकन्वीनियंट होता है। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते समय कस्टमर देखता है कि उनको कितना कन्वीनियंस मिलने वाला है। जहां पे कस्टमर को प्रोडक्ट परचेस करते समय कन्वीनियंस मिलेगा उस प्रोडक्ट को कस्टमर क्या करेंगे, इजीली पिकअप करेंगे या परचेस करेंगे। और जहां पे कस्टमर को बहुत सारी इनकन्वीनियंस को फेस करना पड़ेगा वहां पे उस प्रोडक्ट को कस्टमर परचेस करेंगे नहीं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कन्वीनियंस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन हाउ कंज्यूमर्स मेक द परचेज डिसीजंस। इट रिलेट्स टू द टाइम एंड एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट, मीनिंग पीपल आर मोर इंक्लाइन टू बाय एवरीडे आइटम दैट आर इजीली एक्सेसिबल। मतलब जब भी कोई भी प्रोडक्ट जब कस्टमर परचेस करते हैं तो वो देखते हैं कि वो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा और कितने एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मतलब इन शॉर्ट कस्टमर यहाँ पे देखेंगे कि कम टाइम में प्रोडक्ट का परचेसिंग होना चाहिए और कम मेहनत करनी पड़ेगी वो प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं काफी बार हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, बिकॉज लोकल स्टोर में जाना, फिर वहां पे प्रोडक्ट को ढूंढना, फिर बाद में वहां से प्रोडक्ट को परचेस करके घर पे लेके आना, इसमें बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट जा रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन परचेस करते हैं।
इस तरीके से कन्वीनियंस जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कस्टमर्स के लिए जब भी कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तभी। Enhancing convenience can involve simplifying the purchasing process such as by reducing the checkout time। मतलब क्या होता है कि कस्टमर को मैक्सिमम कन्वीनियंस देने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, चेकआउट टाइम को थोड़ा कम कर सकते हो। चेकआउट मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि शॉपिंग मॉल में कस्टमर जब प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए जाते हैं तो पेमेंट करने का जो प्रोसेस है वो बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, क्विक पेमेंट हो जाना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होगा, कस्टमर को ज्यादा कन्वीनियंस मिलेगा और कस्टमर जो है उसका एक्सपीरियंस जो है वो एनहांस हो जाएगा, कस्टमर और कन्वीनियंट फील करेगा और वो आपके पास से हमेशा प्रोडक्ट को परचेस करेगा। जब भी कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेस करता है तो कन्वीनियंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन फंक्शनैलिटी, नाउ फंक्शनैलिटी में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कस्टमर एक्सपेक्ट अ प्रोडक्ट टू बी फंक्शनल एंड इफेक्टिव। दे असेस द पोटेंशियल परचेज बेस्ड ऑन हाउ वेल द प्रोडक्ट कैन हेल्प देम टू अचीव द स्पेसिफिक टास्क। मतलब कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो किसी ऑब्जेक्टिव से परचेस करता है, और अगर सपोज वो उनका टास्क अगर कंप्लीट हो रहा है या उनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है तो कस्टमर को वो सेटिस्फेक्शन देता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप लोगों ने फैन परचेज किया, अभी वो फैन परचेज करने के बाद में वो फैन अगर आपको प्रॉपर हवा दे रहा है हर एक कॉर्नर में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मतलब वो फैन अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या उसके फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं। काफी बार होता है कि हम लोग प्रोडक्ट परचेज किए, फॉर एग्जांपल फैन का ही ले लो, हमने फैन परचेज किया लेकिन वो फैन की हवा जो है एक ही जगह पे आ रही है, सारे कॉर्नर्स में नहीं आ रही, मतलब कि उसका फंक्शनैलिटी प्रॉपर नहीं है, वहां पे कस्टमर क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फेक्शन हो, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, वहां पे कस्टमर क्या होगा, डिससेटिस्फाइड होगा। जैसे आप लोग उषा फैन का ऐड देखते हैं, उसमें वो लोग पर्पसली बोलते हैं कोने कोने में हवा, बिकॉज उनको पता है कि ये जो प्रोडक्ट का फंक्शन है, उनके जो फैन का फंक्शन है वो कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला है। इसके लिए फंक्शनलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस ऑब्जेक्टिव से कस्टमर वो प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है या जिस टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, अचीव करने के लिए कस्टमर प्रोडक्ट ले रहा है, वो टास्क उसका अकम्प्लिश होना चाहिए। जैसे फैन की मैंने अगर एग्जांपल आप लोगों को दिया कि इतनी सारी गर्मी होती है तो कस्टमर चाहते हैं हर एक कॉर्नर में फैन की हवा आनी चाहिए, मतलब फैन के नीचे बैठेंगे तो ही हवा आएगी, आजू बाजू में हवा नहीं आएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। फंक्शनलिटी मतलब प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, वो भी यहाँ पे जो है कस्टमर की नीड को अफेक्ट करता है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस, द नीड फॉर फंक्शनलिटी कैन वेरी फ्रॉम द ब्रॉड टू हाईली स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, a first time buyer of the cloud storage might prioritize basic file storage, while more experienced user may seek specific speed and security feature। मतलब यहाँ पे क्या दिया है देखो, ये जो मैंने लाइंस पढ़ी, यहाँ पे क्या बोला है कि डिपेंड करता है कि कस्टमर जो है वो कितनी बार हमारे पास से प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है। अभी जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि सपोज क्लाउड स्टोरेज का सर्विस हम लोग कस्टमर को दे रहे हैं। क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, गूगल ड्राइव है, तो वहां पे मैं मेरे डेटा को क्या कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ। तो जो मेरे पास से फर्स्ट टाइम क्लाउड स्टोरेज परचेस कर रहा है, आपको पता होता होगा कि गूगल में कभी कभी क्या होता है, हमारा ईमेल जो होता है या गूगल ड्राइव जो होता है फुल हो जाता है, तो हम लोग को वहाँ पे स्पेस परचेस करना पड़ता है। अगर सपोज मैं फर्स्ट टाइम वो क्लाउड स्टोरेज का स्पेस परचेस कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ बेसिक चीजें चाहूंगा कि मुझे सिर्फ प्रॉपर फाइल स्टोरेज मिलना चाहिए। लेकिन जब मैं सेकेंड थर्ड फोर्थ टाइम उसको रिन्यू करूंगा, तभी मैं चाहूंगा कि वहां पे क्या होना चाहिए, स्पीड प्रॉपर होनी चाहिए और वहां पे सिक्योरिटी भी होना चाहिए, मतलब मेरा डेटा सिक्योर्ड रहना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट की जो फंक्शनलिटी होती है वो डिपेंड करता है कि कस्टमर कितनी बार वो प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है। अगर कस्टमर फर्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है तो बेसिक चीजें वो कस्टमर एक्सपेक्ट करेगा कि ये फंक्शन उसके अंदर होने चाहिए। लेकिन कस्टमर जब कंटिन्यूअसली वो प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है तो वहां पे कस्टमर के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं फंक्शन से वो बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, फर्स्ट टाइम अगर आप लोग क्लाउड स्टोरेज कर रहे हो तो वहां पे आप लोग क्या करोगे, सिर्फ फाइल स्टोरेज अच्छा मिल गया तो आप लोग हैप्पी हो जाओगे। लेकिन जब आप लोग बार बार वो सर्विस को ऑप्ट कर रहे हो या क्लाउड स्टोरेज को सब्सक्राइब कर रहे हो तो उसमें आप चाहोगे कि स्पीड भी अच्छा होना चाहिए और सिक्योरिटी फीचर भी उसमें अच्छे होने चाहिए। प्रोडक्ट के फंक्शन के ऊपर आप लोगों का जो कस्टमर नीड होता है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज एक्सपीरियंस। नाउ एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कस्टमर जो है जब भी कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करता है तो वहां पे वो लोग सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है इसकी वजह से मुझे कैसा फील होगा। एक्सपीरियंस क्या होता है कि एक्सपीरियंस एक तरीके का फीलिंग होता है। ओके, कोई भी प्रोडक्ट जब हम लोग परचेस करते हैं तो हम लोग उसका उसको फील करते हैं कि ये प्रोडक्ट में परचेस करने के बाद में क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैं कोई कार परचेस कर रहा हूँ तो हम लोग को ऐसा फील होता है कि इस कार के वजह से मेरा स्पेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, काफी स्पेशियस कार है, ये कार जो फ्यूल एफिशिएंट है तो ऑब्वियसली मेरा फ्यूल जो है वो बच जाएगा यहाँ पे। तो ये कस्टमर की फीलिंग्स होती है कोई भी प्रोडक्ट जब परचेस करते हैं।
या एक्सपीरियंस दूसरी चीजों का भी हो सकता है, जैसे कि पास्ट एक्सपीरियंस। कोई भी कस्टमर जब प्रोडक्ट परचेस करता है तो पास्ट एक्सपीरियंस देखता है। पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो कस्टमर प्रोडक्ट को परचेस करना है कि नहीं परचेस करना है वो डिसाइड करता है। सो यहाँ पे कस्टमर की फीलिंग जो होती है कि वो प्रोडक्ट जो है कैसा होगा, वो फीलिंग के ऊपर से एक्सपीरियंस ये डिटरमाइन होता है। या फिर पास्ट में कस्टमर ने जब प्रोडक्ट परचेस किया था तभी कस्टमर ने कैसा फील किया था, उसके ऊपर भी कस्टमर का एक्सपीरियंस डिटरमाइन करता है। सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मेनी कस्टमर्स थिंक अबाउट हाउ द प्रोडक्ट विल मेक देम फील व्हेन बाइंग इट। मतलब जब भी कोई भी प्रोडक्ट को कस्टमर परचेस करते हैं तो वो सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट मुझे कैसा फील करेगा परचेस करने के बाद। कस्टमर एक्सपीरियंस इज क्रूशियल इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड परचेसिंग डिजाइन। मतलब कस्टमर का एक्सपीरियंस जो होता है उसके ऊपर प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपेंड करता है। अगर सपोज पास में कस्टमर ने मेरे पास से प्रोडक्ट परचेस किया था और तभी कस्टमर का एक्सपीरियंस जो था अच्छा नहीं था, तो अभी अगर मैं जब प्रोडक्ट को डेवलप करूंगा तो मैं वो क्या करूंगा, जो कस्टमर को दिक्कत आई थी उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। मतलब यहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो मुझे प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने में और डिजाइन करने में हेल्प करेगा। Customer experience include all the interaction with the brand from start to finish and continues as the customer uses the product। मतलब कस्टमर एक्सपीरियंस जो होता है उसके अंदर क्या होता है, तो सारे इंटरेक्शन, मतलब शुरुआत में कस्टमर जब आता है हमारे पास वहां से लेके एंड तक वो प्रोडक्ट परचेस करने के बाद में, और जब तक वो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तब तक वो कस्टमर का एक्सपीरियंस जो होता है वो मैटर करता है। सो कस्टमर एक्सपीरियंस जब हम लोग फर्स्ट टाइम कस्टमर को मिलते हैं वहां से लेके प्रोडक्ट परचेस करने तक, और प्रोडक्ट परचेस करने के बाद में प्रोडक्ट यूज करने तक, ये एक्सपीरियंस जो होता है वो कंटिन्यू करता है। पॉजिटिव एक्सपीरियंस कैन एनकरेज कस्टमर्स टू रिटर्न एंड रिमेन लॉयल। अभी पॉजिटिव एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है कि कस्टमर का अगर हमारे प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहे तो उसमें क्या हो जाएगा, कस्टमर और प्रोडक्ट को शायद उनको अच्छा नहीं लगा तो रिटर्न करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम वापस से अगर उनको वो प्रोडक्ट परचेस करना होगा तो हमारे से ही परचेस करेंगे। क्योंकि काफी बार क्या होता है, अगर कस्टमर का एक्सपीरियंस काफी बुरा रहा कंपनी के साथ, जब कंपनी के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे थे या प्रोडक्ट को परचेस कर रहे थे तब ये काफी बुरा एक्सपीरियंस रहा, तो उस केस में क्या होगा, कस्टमर और प्रोडक्ट को रिटर्न कर देंगे और नेक्स्ट टाइम कभी भी हमारे पास से प्रोडक्ट परचेस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस की वजह से कस्टमर भले ही प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहे हैं लेकिन वो हमारे साथ लॉयल रह रहे हैं। सो ये कस्टमर एक्सपीरियंस होता है। या फिर यहाँ पे आप लोग सिंपल सा एग्जांपल दे सकते हो कि पास्ट में अगर प्रोडक्ट के साथ कस्टमर का एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहा होगा तो फ्यूचर में कस्टमर क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। और पास्ट में अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो वहां पे कस्टमर जो फ्यूचर में प्रोडक्ट को परचेस करेंगे नहीं। तो प्रोडक्ट जो होता है उसके एक्सपीरियंस के ऊपर भी कस्टमर की नीड जो होती है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट वन इज डिजाइन। नाउ डिजाइन के अंदर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिजाइन एनकम्पासेस बोथ लुक एंड द फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब डिजाइन मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का लुक कैसा है, प्रोडक्ट का फंक्शनिंग कैसा है, कैसा वो परफॉर्म कर रहा है, ये चीजें आती है आपके डिजाइन के अंदर। गुड यूजर फोकस डिजाइन मीन्स द ब्रांड मस्ट अंडरस्टैंड देयर कस्टमर बिहेवियर प्रेफरेंसेस एंड थॉट प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का डिजाइन या प्रोडक्ट का लुक ऐसा होना चाहिए, फंक्शन ऐसे होने चाहिए जो कस्टमर के बिहेवियर के हिसाब से, मतलब कस्टमर जैसा बिहेव कर रहा है या कस्टमर जैसा चाहता है वैसा वो होना चाहिए। और कस्टमर के थॉट प्रोसेस के साथ वो मैच होना चाहिए। मतलब कस्टमर हमेशा कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उसके दिमाग में एक डिजाइन होता है, उसके साथ वो मैच होने वाला होना चाहिए। सो यहाँ पे जब भी कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन किया जाता है तो तभी यहाँ पे मार्केटर को देखना चाहिए कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, प्रेफरेंसेस क्या है और थॉट प्रोसेस कैसा है, इसको ध्यान में रख के प्रोडक्ट का डिजाइनिंग करना चाहिए। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा है, एप्पल्स आईफोन इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव डिजाइन। इट्स स्लिक अपीयरेंस एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस मेक इट विजुअली अपीलिंग एंड इजी टू यूज। मतलब क्या कि एप्पल जो है उसका स्लिक अपीयरेंस है, काफी उसका स्लिक अगर आप लोग देखोगे वो काफी स्लिम जैसा दिखता है। यूजर फ्रेंडली है, मतलब एनीबडी कैन यूज इट वेरी इजीली, उसका इंटरफेस काफी जो है वो यूजर फ्रेंडली है। इसकी वजह से क्या होता है, वो काफी ज्यादा लोगों को अपीलिंग करता है। जैसे एप्पल देख के ही लोगों को क्या होता है, अच्छा लगता है, मतलब उसका डिजाइनिंग इतना अच्छे से किया है कि वो कस्टमर को क्या करता है, अपील करता है। आगे लिखा है, बाय फोकसिंग ऑन सिंप्लिसिटी एंड इंट्यूटिव फीचर्स एप्पल अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स हु वांट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड इफेक्टिव डिवाइस फॉर देयर डेली नीड। मतलब यहाँ पे एप्पल ने क्या रखा हुआ है, अपना जो मोबाइल फोन है उसका जो डिजाइनिंग है वो काफी सिंपल रखा है, जिसकी वजह से कस्टमर्स को वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है और जिसकी वजह से कस्टमर जो है प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए मोटिवेट होते हैं। उसके बाद में रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है, भरोसेमंद। तो जो भी प्रोडक्ट हम लोग परचेस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी भरोसेमंद होना चाहिए, उसका परफॉर्मेंस भरोसेमंद होना चाहिए। अगर सपोज वो प्रोडक्ट का क्वालिटी रिलायबल नहीं है तो ऑब्वियसली कस्टमर वो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे नहीं। सो रिलायबिलिटी में क्या लिखा है, प्रोडक्ट रिलायबिलिटी इज क्रूशियल एज कस्टमर्स एक्सपेक्ट कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी सर्विस एवरी टाइम दे इंटरेक्ट विद द ब्रांड।
मतलब क्या कि यहाँ पे रिलायबिलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कस्टमर जो हमेशा हाई क्वालिटी सर्विस जो होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब जब भी हम लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि प्रोडक्ट के साथ जो सर्विस मिलने वाली हो काफी हाई क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब वहां पे सर्विस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने कार परचेस किया, तो कार के साथ क्या होता है, उसका सर्विसिंग होता आता है। तो सर्विसिंग जो है काफी हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। देन आगे लिखा है ensuring reliability involves creating processes that meet the needs of the existing customers such as offering a 24/7 support line for the product inquiries or the troubleshooting। मतलब क्या कि हम लोग कस्टमर को रिलायबिलिटी कैसे इंश्योर कर सकते हैं या कैसे हम लोग कस्टमर को भरोसा जो है बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कस्टमर की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है। कैसे कर सकते हैं, तो देखो उनको 24/7 सपोर्ट लाइन ऑफ अवेलेबल करके देना चाहिए। और जो भी ट्रबल शूटिंग्स होते हैं, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स कस्टमर्स को हो रहे हैं उसको रिजॉल्व करना चाहिए। इससे क्या होगा, कस्टमर को क्वालिटी हमारा जो प्रोडक्ट है उसका जो सर्विसेज है वो रिलायबल लगेगा। अगर हम लोग उनको 24/7 सपोर्ट नहीं दे रहे हैं या फिर उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो कस्टमर को कैसे लगेगा कि प्रोडक्ट को परचेस करते समय हम लोग को काफी सारे बड़े बड़े प्रोमिस किए थे, लेकिन अभी जो है वो प्रोमिस को पूरा नहीं किया जा रहा है। सो कस्टमर को कहीं ना कहीं पे वो जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी सर्विसेज अनरिलायबल लगेगी। सो ये सब चीजें अगर हम लोग करेंगे, कस्टमर को 24/7 सपोर्ट लाइन अवेलेबल करके देंगे, कस्टमर के जो भी प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करेंगे, तो कस्टमर को वहां पे रिलायबिलिटी फील होगी और कस्टमर वो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। उसके बाद में है परफॉर्मेंस। ना परफॉर्मेंस मतलब ऊपर जैसे हमने फंक्शनलिटी देखा उसके जैसा ही है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कस्टमर वांट अश्योरेंस दैट द प्रोडक्ट दे परचेज एंड द ब्रांड दे क्रिएट देम आर डिपेंडेबल। मतलब जो भी प्रोडक्ट कस्टमर परचेज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट जो है वो कैसा होना चाहिए, डिपेंडेबल होना चाहिए। डिपेंडेबल मतलब क्या होता है कि वो प्रोडक्ट जो है उसका परफॉर्मेंस काफी लंबे समय तक चलना चाहिए, बीच में वो प्रोडक्ट खराब हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि प्रोडक्ट परचेस करते थे हमें कस्टमर जो है वो एक चीज देखते हैं कि भाई वो प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, उसके अंदर वो देखते हैं कि प्रोडक्ट कितना ड्यूरेबल है। सो दैट इज परफॉर्मेंस, कि प्रोडक्ट कितना परफॉर्म करेगा। For manufacturers and retailers, minimizing product failure and ensuring the consistent performance over the time are essential for satisfying the performance need and building the customer loyalty। मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर्स है जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं या जो रिटेलर्स है जो मैन्युफैक्चरर्स है प्रोडक्ट को लेके कस्टमर्स को बेच रहे हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट का फेलियर जो उसको मिनिमाइज करेंगे। फेलियर मतलब क्या, प्रोडक्ट खराब होना। प्रोडक्ट अगर बीच में ही खराब हो जाता है मतलब प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है ऐसा माना जाएगा, उससे नेगेटिव इंपैक्ट होगा। सो हर एक मैन्युफैक्चरर और रिटेलर ट्राई करता है कि प्रोडक्ट का जो फेलियर है उसको हम लोग कम से कम कर दे और प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस जो है उसको और ज्यादा बेहतर बने। इससे क्या होगा, कस्टमर जो है सेटिस्फाइड हो जाएंगे और लॉयल हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस मतलब प्रोडक्ट जो कितना परफॉर्म करेगा, कितने लंबे समय तक चलेगा, इसके ऊपर भी कस्टमर की नीड जो होती है वो डिपेंड करती है। देन कंपेटेबिलिटी। नाउ कंपेटेबिलिटी मतलब क्या होता है, आपने जो प्रोडक्ट परचेस किया वो दूसरे के प्रोडक्ट के साथ भी कंपेटेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप चार्जर चार्जर परचेस कर रहे हो। आप जब मोबाइल परचेस करते हो तभी आपको एक चार्जर मिलता है। अभी कुछ महीनों के बाद में शायद तक वो चार्जर खराब हो गया, तो उस केस में क्या होता है कि आप लोग दूसरा चार्जर लेने के लिए जाते हो। तो वो जो चार्जर होता है वो शायद तक आपके ओरिजिनल परचेस करना आपको पॉसिबल नहीं होता, तो आप लोग क्या करते हो, मार्केट में जो लोकल चार्जर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं वो परचेस करते हैं। तो चार्जर उन लोगों ने ऐसा बनाया रहता है जो आपके ये जो आपका ओरिजिनल चार्जर था उसके साथ वो कंपेटेबल हो जाए। सो कभी भी ऐसा प्रोडक्ट हम लोग को बनाना चाहिए जो अलग अलग चीजों के साथ कंपेटेबल हो। या दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज आप लोगों ने मिक्सर परचेस किया। मिक्सर परचेस में आप लोग देखते हो कि मिक्सर का जो हम लोग का वो प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर हम लोग चटनी को वगैरह पीसते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कभी कभी खराब हो जाता है, तो हम लोग नया वाला उसका जो बर्तन है वो परचेस करते हैं। तो नया वाला बर्तन जो हमारे पुराने जो मिक्सर है उसके साथ कंपेटेबल होना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, कंपेटेबिलिटी जो होता है वो भी मार्केटर को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो भी प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हो वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ कंपेटेबल होना चाहिए। जैसे आपका चार्जर का बिजनेस है तो आप लोग ऐसा चार्जर बनाओ जो हर एक मोबाइल के अंदर फिट हो जाए। या आप लोग अगर सपोज मिक्सर का जो बर्तन है वो बना रहे हो तो वो मिक्सर का बर्तन जो है वो अलग 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 टाइप के मिक्सर के साथ वो मैच होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे आप लोग देखते हो मिक्सर्स होते हैं, तो सबके साथ वो कंपेटेबल होना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड एज कंपेटेबिलिटी। कंपेटेबल मतलब क्या होना चाहिए, कंपेटेबल मतलब मैच होना चाहिए। क्योंकि काफी बार हम लोग ने देखा है कि नए के साथ पुराना जो होता है वो मैच नहीं करता है। तो मार्केटर ने ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो पुराने के साथ मैच हो जाए। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, सक्सेसफुल प्रोडक्ट ऑफन नीड टू बी कंपेटिबल विद द अदर प्रोडक्ट दैट कस्टमर ऑलरेडी यूज। मतलब आप लोग ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो क्या होना चाहिए,
कस्टमर ऑलरेडी जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है या कस्टमर के पास जो पुराना प्रोडक्ट है उसके साथ वो कंपेटेबल होना चाहिए। टू अचीव दिस ब्रांड मस्ट एडयर टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं वहां पे हर एक इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे मोबाइल फोन बनाए जा रहे हैं तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। सो हर एक बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए, वो जो स्टैंडर्ड्स है, वो जो रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करना चाहिए। तब जाके आपका प्रोडक्ट जो है वो किसी भी प्रोडक्ट के साथ कंपेटेबल हो सकता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, मोबाइल ऐप डेवलपर्स शुड एंश्योर देयर ऐप वर्क अक्रॉस द मल्टीपल कॉमन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स टू रीच टू द वाइडर यूजर बेस। मतलब जैसे कि सपोज आपने कोई मोबाइल का ऐप बनाया, तो आपका ऐप ऐसा होना चाहिए कि हर एक टाइप के मोबाइल के साथ, फिर वो सैमसंग का होने दो या फिर एप्पल का होने दो या फिर ओप्पो का होने दो, वीवो का होने दो, हर एक मोबाइल के अंदर आपका जो ऐप है वो फिट होना चाहिए। मतलब आपका प्रोडक्ट जो है वो सारे जो डिवाइसेस है उसके साथ मैच होना चाहिए या फिट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपका प्रोडक्ट जो है अलग अलग डिवाइसेस के साथ अलग अलग वेरिएशंस करने चाहिए करके, उससे फिर क्या हो जाएगा, आपको हर एक कस्टमर को अलग अलग वहां पे डिवाइस बना के देना पड़ेगा, जो आपके लिए भी बहुत कॉस्टली हो जाएगा और कस्टमर को भी आपको ढूंढने के लिए काफी ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। सो कॉमन प्रोडक्ट बनाने की जो सब में फिट हो जाए उसको बोलते हैं कंपेटेबिलिटी। और लास्ट में यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में है एफिशिएंसी। अभी एफिशिएंसी को हमेशा याद रखना। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जहां पे आप लोग कॉस्ट को कम कर रहे हो, प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी, जिसको हम लोग कुशलता बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ensuring customer satisfaction with the product often involves making the purchasing process efficient. This means streamlining the interaction between customer and the brand, allowing the transactions to occur in a few steps as possible. मतलब यहाँ पे क्या है, अननेसेसरी स्टेप्स को बढ़ाना नहीं है जब कस्टमर प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। इसके बारे में ऊपर भी हम लोग ने देखा। सो जो भी स्टेप्स हम लोग ने इन्वॉल्व किए कस्टमर को प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, वो सिंपल होने चाहिए और कम होने चाहिए। जितने कम स्टेप्स होंगे उतना ज्यादा कस्टमर क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। जितनी ज्यादा आप लोग स्टेप्स डाल के रखोगे उतने कस्टमर्स क्या हो जाते हैं, इरिटेट होते हैं एंड दे में नॉट परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम योर साइड। स्पेशली जब आप लोग ई कॉमर्स के साइट्स के ऊपर जो भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं वहां पे जो प्रोसेस होता है काफी छोटा होना चाहिए। बहुत लंबा चौड़ा अगर प्रोसेस होगा तो वहां पे कस्टमर डिस्करेज होंगे, वो आपके वहां से प्रोडक्ट को परचेस करेंगे नहीं। सो देखो ये सारे मैंने आप लोगों को बताया प्रोडक्ट नीड्स। मतलब कस्टमर जब प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो ये सारी उनकी नीड होती है कि उनको प्राइस जो है रीजनेबल चाहिए, क्वालिटी अच्छी चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए प्रोडक्ट को परचेस करना। ऐसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। अभी दूसरा है सर्विस नीड। अभी प्रोडक्ट से सर्विसेज अलग होती है। जैसे कि सपोज आपने कंप्यूटर परचेस किया, फ्रिज परचेस किया, टीवी परचेस किया, बुक परचेस किया, ये सब प्रोडक्ट है तो उसके बारे में कस्टमर की नीड अलग होती है ना। जब कस्टमर सर्विसेज परचेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हैं या इंश्योरेंस की पॉलिसी परचेस कर रहे हैं या फिर सपोज कोई मोबाइल का सिम कार्ड परचेस कर रहे हैं, तो वहां पे सर्विसेज इन्वॉल्व होती है और सर्विसेज में भी कस्टमर्स को यहाँ पे कुछ चीजें नीडेड होती है। तो वो क्या आता है, देखो सबसे पहले एम्पथी ना। एम्पथी का मतलब हमेशा याद रखना, दूसरों के फीलिंग को समझना, अंडरस्टैंडिंग अदर्स। या मार्केटिंग अगर हम लोग करें तो मार्केटिंग में कस्टमर को समझना, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पथी। क्योंकि जब मार्केटर को कस्टमर समझ में आएंगे तब जाके उनको क्या चाहिए उस हिसाब से वो प्रोडक्ट कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं। मार्केटर्स को अगर कस्टमर ही नहीं समझ में आ रहे तो उनको जैसा चाहिए वैसा प्रोडक्ट बना के वो उनको नहीं दे सकते हैं। सो एम्पथी मतलब क्या होता है, मार्केटर को कस्टमर समझ में आनी चाहिए। मतलब मेरे कस्टमर कैसे है उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट उनको बना के दे सकते हो। लेकिन जहां पे आपको कस्टमर ही समझ में नहीं आते हैं वहां पे आप लोग को मार्केटिंग करना या बिजनेस करना डिफिकल्ट हो जाएगा, स्पेशली जब आप सर्विस सेक्टर में होते हो। बिकॉज सर्विस सेक्टर में क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो जो दिख रहा है, यहाँ पे आप इनटेंजिबल चीजें बेच रहे हो। जैसे कि सपोज आपका कोचिंग क्लास है, तो कोचिंग क्लास में आप लोगों को क्या करना है, आपके कस्टमर को समझना है कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे एरिया में आपका कोचिंग क्लास खोल रहे हो जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो वर्नाक्युलर मीडियम में से है, तो आप लोगों को उस हिसाब से क्या करना है, उनको पढ़ाना है। जब आप इस तरीके से कस्टमर को समझोगे और उनको पढ़ाओगे तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे। पर अगर सपोज आपने आपका स्टैंडर्ड सेम ही रखा कि आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, काफी ज्यादा आप लोग हाई लेवल का पढ़ा रहे हो जो वो स्टूडेंट्स को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे, तो वहां पे फिर आपके हाथ से वो स्टूडेंट चले जाएंगे। सो एम्पथी मतलब अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स एंड अकॉर्डिंगली यू ऑफर देम सर्विसेज। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एम्पथी हेल्प्स ब्रांड्स बेटर अंडरस्टैंड देयर कस्टमर्स, लीडिंग टू मोर इफेक्टिव एंड पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस। मतलब जितना आप लोग कस्टमर को अच्छे से समझोगे, उनकी नीड को, उनकी रिक्वायरमेंट को, उनके प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, इसको जितना आप अच्छे से समझोगे उतना ज्यादा आप लोग उनको पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दे सकोगे। पर्सनलाइज मतलब उनको जैसा सर्विस चाहिए वैसी सर्विस आप उनको दे पाओ।
Meeting these needs involve creating a helpful and the resourceful customer service team that can assist customers and resolve any issue they may encounter. मतलब आप लोग यहाँ पे जब एम्पथी डेवलप करते हो तो उससे क्या होता है कि आप लोग कस्टमर को काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हो, रिसोर्सफुल होते हो, और आपका जो कस्टमर सर्विस का टीम है वो क्या कर पाएगा, कस्टमर को अच्छे से सर्विस दे पाएगा, कस्टमर के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाएगा। सो आपको, जब आप लोग किसी भी सर्विस सेक्टर में काम करते हो तो तभी आपको टीम जब डेवलप कर रहे हो आप लोग जो कस्टमर को सर्विस देने वाली है, तो वो टीम के अंदर भी आप लोग को एम्पैथी डेवलप करने की जरूरत होती है। तो अभी आप लोग पूछोगे यहाँ पे एम्पैथी कैसे डेवलप होता है, तो आपको उनको ट्रेन करना है कि कस्टमर जब आपके साथ इंटरेक्ट करता है तो कस्टमर की बातों से आपको समझ में आना चाहिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। सो उससे क्या होगा, आपका जो कस्टमर सर्विस टीम है उनको कस्टमर्स के जो रिक्वायरमेंट्स है वो पता चलेंगे, और वैसे वो लोग कस्टमर को सर्विस देंगे और कस्टमर के डाउट्स को सॉल्व करेंगे। क्योंकि काफी बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग कहीं पे भी अगर जाते हो तो आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो उस केस में क्या होता है, कहीं ना कहीं पे आप इरिटेट होते हो, क्योंकि वो आपको वो चीजें बता रही जिसमें आप इंटरेस्ट नहीं हो, बिकॉज उनको समझ में ही नहीं आया कि आपको क्या चाहिए। तो उसमें आप लोग डिससेटिस्फाई हो रहे हैं या इरिटेट हो रहे हैं और आप लोग वहां से निकल जा रहे हो। लेकिन कहीं पे आपने देखा होगा कि आप जैसे उनके साथ इंटरेक्ट करते हो उनको समझ में आता है कि आपको क्या चाहिए, और वहां पे फिर आप लोग खुश होते हैं और उनके सर्विसेज को आप ऑप्ट करते हो। सो दैट इज एम्पति की एम्पति काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी सर्विस नीड होता है। एम्पति के ऊपर सर्विस नीड जो होता है डिपेंड करता है। उसके बाद में ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है कि जो भी आप लोग यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वहां पे ओपननेस होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, किसी भी चीज को छुपाना नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपेरेंसी इज क्रूशियल फॉर मोस्ट कस्टमर्स हु स्पेंड मनी ऑन सर्विसेज। इट रिक्वायर्स बिजनेसेस टू बी अकाउंटेबल टू कम्युनिकेट क्लियरली विद द यूजर्स अबाउट एनी चेंज टू द सर्विस। अभी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के लिए उन्होंने क्या बताया कि अगर आप लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और आपके सर्विस में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके बारे में कस्टमर को क्लियरली कम्युनिकेट करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपका केबल का बिजनेस है, या आप D2H चलाते हो, D2H का बिजनेस है आपका। तो अगर सपोज आपके D2H का या फिर केबल का जो वायर है उसमें अगर कोई काम चल रहा है, आपका कोई मेजर काम हो रहा है, तो आपको कस्टमर को पहले से ही इन्फॉर्म करना है कि भाई इतने टाइम तक आपका केबल या D2H नहीं चलने वाला है कर। यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, उनको क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हो, उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। अगर आपने तुरंत ही आपकी सर्विसेज जो है वो उसको बंद कर दिया तो कस्टमर वहां पे पैनिक हो जाएंगे, कस्टमर वहां पे इरिटेट हो जाएंगे, एंड देन दे विल गेट डिससेटिस्फाइड, और वो क्या करेंगे, आपके कॉम्पिटिटर के साथ स्विच हो जाएंगे, उनके सर्विसेज के लिए आप लोग जाओ। तो ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है, कस्टमर के साथ जो भी प्रॉब्लम है उसको आप लोग क्लियरली कम्युनिकेट करो। अगर आप आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हो या आपका कुछ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है तो वो कस्टमर को इन्फॉर्म करना जरूरी है। आपने देखा होगा कि बैंक्स में सॉफ्टवेयर में कभी कभी अपडेशंस होते हैं, तभी बैंक आपको एसएमएस करके बताती है कि बैंक के अंदर ये समय से लेके ये समय तक सॉफ्टवेयर अपडेशन का काम चलने वाला है, तो वहां पे आपका कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होने वाला है। तो कस्टमर क्या होंगे, पहले से अपने काम को वहां पे निपटा लेंगे और कस्टमर को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और कस्टमर अवेयर रहेगा कि ये होने वाला है। सडनली अगर कोई भी चीज अगर आप लोगों ने किया तो वहां पे क्या है, ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही है, और उसकी वजह से कस्टमर फिर डिससेटिस्फाइड होते हैं। आजकल कस्टमर चाहते हैं कि हर एक चीज कस्टमर को इन्फॉर्म करना जरूरी है, किसी भी चीज की वजह से कस्टमर के दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, देखो, इन्फॉर्मिंग कस्टमर अबाउट प्राइस एडजस्टमेंट और द सर्विस इंटरप्शन शो ओपननेस एंड ऑनेस्टी विच कैन बिल्ड द ट्रस्ट। मतलब क्या कि सपोज आपका प्राइस बढ़ने वाला है तो कस्टमर को इन्फॉर्म करो, या फिर अगर सपोज सर्विस में इंटरप्शन, जैसे अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, तो वो अगर होने वाला है तो कस्टमर को इन्फॉर्म करना काफी जरूरी है। उससे क्या होगा, कस्टमर के साथ आपका एक ट्रस्ट बिल्टअप हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट वाला है कंट्रोल। नाउ कंट्रोल में देखो क्या लिखा हुआ है, कस्टमर वैल्यू हैविंग कंट्रोल ओवर देयर परचेज और द इंटरेक्शन विद द बिजनेस। दिस मीन्स मेकिंग इट इजी फॉर देम टू रिटर्न द प्रोडक्ट, चेंज द सर्विस टर्म्स एंड अपग्रेड द सब्सक्रिप्शन। मतलब जब भी कस्टमर कोई भी सर्विसेज ले रहे तो कस्टमर के हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। आप कस्टमर को कंट्रोल नहीं करोगे या मार्केटर कस्टमर को कंट्रोल नहीं करेगा। मतलब कि अगर सपोज कस्टमर प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहिए चाहता है तो आप लोगों को वो रिटर्न एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर सपोज कस्टमर जो है उनको कोई अपग्रेडेशन चाहिए या कुछ चाहिए तो वहां पे कस्टमर का कंट्रोल होना काफी जरूरी है। कस्टमर को कोई चेंज चाहिए तो वहां पे कस्टमर का कंट्रोल होना जरूरी है। मतलब आप मार्केटर हो तो आप डिक्टेट नहीं करोगे, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करेगा, कस्टमर डिसाइड करेगा आपकी सर्विस उनको लेना है या नहीं लेना। जैसे कि पुराने जमाने में हम लोग देखते थे कि केबल का सर्विस जो होता था वहां पे कैसे होता था, हम लोग जब केबल लेते थे तो सारे चैनल कंपलसरी होते थे, भले मुझे अच्छा लगे नहीं लगे।
लेकिन आज के समय में अगर आप लोग देखोगे, कस्टमर डिसाइड करता है कि कौन सा चैनल रखना है और कौन सा चैनल नहीं रखना है। सो ये मतलब क्या हो गया, कस्टमर के हाथ में पावर आ गया। मतलब यहाँ पे आप लोगों को कस्टमर को कंट्रोल देना है, कस्टमर को जैसा चाहिए वैसे हम लोग, कस्टमर जो है वो हम लोग को बताएगा वैसे सर्विस हमको उनको देनी है। तो कस्टमर को अगर सपोज प्रोडक्ट रिटर्न करना है तो रिटर्न कर सकते हैं, उसका प्रोसेस काफी इजी कर देना चाहिए। कस्टमर को अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस करने तो टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस करना कस्टमर को पॉसिबल करना चाहिए। अगर उनको सब्सक्रिप्शन को अपग्रेड करना है, बढ़ाना है, तो वो करवा सकते हैं। जैसे कि आपने अगर सपोज नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब किया है, उसमें आपको एक और फीचर ऐड करना है तो आप लोग करवा सकते हैं। या आप लोगों ने केबल लिया है, D2H लिया है, तो उसके अंदर अगर आप लोग को कोई चैनल ऐड करना है, डिलीट करना है, तो आप लोग को कर सकते हैं। वो कस्टमर को कंट्रोल होना चाहिए। अलाउिंग दिस लेवल ऑफ कंट्रोल हेल्प टू बिल्ड द ट्रस्ट एंड एनकरेज द लॉयल्टी। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अगर आप लोग कस्टमर को कंट्रोल दोगे तो उससे क्या होगा, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा और कस्टमर की लॉयल्टी भी बढ़ने में हेल्प। For example, Amazon provides customers with the easy return, flexible subscription option and straightforward management of their orders। मतलब यहाँ पे Amazon क्या कर रहा है, कस्टमर को पूरा कंट्रोल दे रहा है। मतलब कस्टमर प्रोडक्ट को रिटर्न भी कर सकते हैं, अपने सब्सक्रिप्शन को फ्लेक्सिबल रख सकते हैं वो लोग। तो ये सब कंट्रोल कस्टमर को देने की वजह से अमेजोन के कस्टमर जो है वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। सो यहाँ पे वही लिखा है, दिस लेवल ऑफ कंट्रोल हेल्प कस्टमर्स फील मोर कॉन्फिडेंट एंड सेटिस्फाइड विद देयर परचेज, फॉस्टरिंग ग्रेटर ट्रस्ट एंड एनकरेजिंग देम टू कंटिन्यू शॉपिंग विद द अमेजोन। मतलब ये कंट्रोल देने की वजह से क्या होता है, कस्टमर को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है, सेटिस्फाइड फील होता है, और कस्टमर काफी ज्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं और वो कंटिन्यू अमेजोन से प्रोडक्ट को परचेज करना करते हैं। सो ऐसा कंट्रोल कस्टमर के पास देना काफी जरूरी है। देन फेयरनेस। अभी फेयरनेस के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, फेयरनेस इज अ की एक्सपेक्टेशन कस्टमर्स हैव फ्रॉम द ब्रांड। फेयरनेस मतलब क्या होता है, एकदम फेयर होना चाहिए, किसी भी तरीके से चीटिंग्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। आगे लिखा है, टू एंश्योर फेयरनेस बिजनेसेस शुड इंप्लीमेंट प्रोसेसेस दैट प्रिवेंट फेवरेटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड, ट्रीटिंग ऑल द कस्टमर्स इक्वली। अभी देखो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, कुछ कस्टमर्स को फेवर किया जाता है, कुछ कस्टमर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ओके, मतलब हर एक कस्टमर को कभी कभी मार्केटर्स क्या करते हैं, इक्वली ट्रीट नहीं करते। तो उसका एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया है कि किस तरीके से कस्टमर्स को इक्वली ट्रीट किया जा सकता है या फेवरेटिज्म या डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। तो एग्जांपल दिया है, a company like Zappo ensure fairness by offering the free return and exchanges for all customers। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई पर्टिकुलर कस्टमर को आप लोग फ्री रिटर्न दे रहे हो और पर्टिकुलर कस्टमर के लिए आप लोग चार्जेस कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, हर एक कस्टमर को यहाँ पे इक्वल ट्रीट कर रहे हैं। किसी भी तरीके से कस्टमर के साथ फेवरेटिज्म या डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ ऐसे वेबसाइट्स है जहां पे वो लोग क्या करते हैं, रिटर्न जो होता है वो उनके जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं उनके लिए फ्री रखते हैं, और जो दूसरे कस्टमर्स होते हैं उनके लिए कुछ चार्जेबल वगैरह वो लोग रखते हैं, कुछ चार्जेस वो लोग कट करते हैं। लेकिन मैक्सिमम अगर आप लोग कंपनीज देखोगे, वो लोग क्या करते हैं, फ्री रिटर्न पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। मतलब जहां पे कस्टमर को अगर प्रोडक्ट रिटर्न करना है तो वो फ्री में अलाउ करते हैं, वहां पे कस्टमर का कोई भी चार्जेस वो लोग कट नहीं करते। फिर वो जैपो होने दो या अमेजोन होने दो, हर एक कंपनियां क्या कर रही है, फ्री रिटर्न यहाँ पे कस्टमर को ऑफर कर रही है। मतलब किसी भी तरीके से वो कस्टमर के साथ फेवरेटिज्म या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है, दिस अप्रोच प्रिवेंट द फेवरेटिज्म एंड एंश्योर दैट एवरी कस्टमर हैज द सेम लेवल ऑफ सर्विस अपॉर्चुनिटी टू गेट द रिफंड और एक्सचेंज इफ नीडेड, प्रमोटिंग ट्रस्ट एंड फेयरनेस। मतलब इससे क्या हो रहा है कि ऐसा इंश्योर हो रहा है कि हर एक कस्टमर को यहाँ पे कंपनी इक्वल ट्रीट कर रही है। सो जब भी आप लोग कस्टमर को कोई भी सर्विसेज वगैरह दे रहे हो तो सर्विसेज कैसे होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। एक कस्टमर को आपने अलग सर्विसेज दी, दूसरे कस्टमर को आप अलग सर्विस दे रहे हो, वैसे नहीं। जैसे कि अगर आप लोग सपोज ओला उबेर से ट्रैवल करते हो तो हम सबके लिए वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उनके ऐसे होते हैं कि जो प्रीमियम कस्टमर्स के लिए अलग हो सकते हैं या फिर इरेगुलर कस्टमर्स के लिए अलग हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली अगर आप लोग देखेंगे उनके टर्म्स एंड कंडीशन जो होते हैं वो सेम ही होते हैं। सो दैट इज फेयरनेस, कि किसी भी तरीके से कस्टमर के साथ डिस्क्रिमिनेशन या फिर फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, हर एक कस्टमर को फेयर और इक्वल तरीके से ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑप्शंस। नाउ मल्टीपल ऑप्शंस कस्टमर्स को देना काफी जरूरी है। मल्टीपल ऑप्शन की वजह से क्या होगा कि जिस कस्टमर को एक पर्टिकुलर ऑप्शन अच्छा नहीं लग रहा है या वो प्रेफर नहीं करते तो वो दूसरे ऑप्शन के लिए जा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन अच्छा नहीं लग रहा तो तीसरे के लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स के एग्जाम्पल ले लो। बैंक्स हम लोग को दोनों ऑप्शन देता है कि हम लोग को अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है तो हम लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ब्रांच में जाके करना है तो वो भी कर सकते हैं। वहां पे नेट बैंकिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, फोन बैंकिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर मैं लैपटॉप पे हूँ, कंप्यूटर पे हूँ, तो मैं नेट बैंकिंग करके मेरा ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ।
मैं अगर मोबाइल फोन पे हो तो ऐप के थ्रू भी मैं ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे बैंक ने क्या किया, मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं। अगर आप कस्टमर को ऑप्शन नहीं देते हो, एक ही चीज अगर आप लोग कस्टमर के सर पे मारते हो, तो उससे क्या होता है, कस्टमर फिर थोड़ा सा डिससेटिस्फाई हो जाता है। क्योंकि ऑलवेज कस्टमर्स वांट ऑप्शन। इवन जब प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो वहां पे भी कस्टमर चाहते हैं कि आप मल्टीपल ऑप्शन उनको दिखाओ, वैसे ही सर्विसेज में भी मल्टीपल ऑप्शन होने जरूरी है। तो क्या लिखा है देखो, प्रोवाइडिंग कस्टमर विद द मल्टीपल सर्विस ऑप्शन कैन इंक्रीज देयर एंगेजमेंट विद द ब्रांड। एंगेजमेंट मतलब क्या, अटैचमेंट। जितने आप लोग ऑप्शंस उनको दोगे उतना ज्यादा कस्टमर वो ब्रांड के साथ एंगेज हो जाता है। जैसे अगर सपोज कस्टमर कोई कार परचेस कर रहा है, ये तो मैं प्रोडक्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ, कि कार परचेस कर रहा है या अमेजोन में आप लोग कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, तो आप लोग देखते हो उनके पास मल्टीपल का ये वैरायटी अवेलेबल होती है। वैसे ही मैंने आप लोगों को यहाँ पे सर्विसेज का भी एग्जांपल दिया कि अगर सपोज कस्टमर को नेट बैंकिंग पसंद है तो नेट बैंकिंग से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, फोन बैंकिंग पसंद है तो फोन बैंकिंग कर सकते हैं, काउंटर पे आके अगर उनको सर्विस चाहिए तो काउंटर सर्विस भी बैंक ऑफर करती है। तो इससे क्या हो रहा है, कस्टमर का एंगेजमेंट बढ़ रहा है, कस्टमर वो कंपनी के साथ या उस पर्टिकुलर बिजनेस के साथ अटैच हो जाते हैं। सम में प्रीफर मेकिंग स्मॉलर परचेज बिफोर कमिटिंग फॉर टू मोर एक्सपेंसिव सर्विसेज, ऑफरिंग अ रेंज ऑफ सर्विस ऑप्शन सच एज डिफरेंट सब्सक्रिप्शन लेवल कैन अट्रैक्ट द ब्रॉडर ऑडियंस एंड मीट द डाइवर्स कस्टमर नीड्स। अभी यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन का एग्जांपल दिया है। अभी आप लोग अगर सपोज नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब कर रहे हो या अमेजोन की कुछ सर्विसेज होती है जिसको आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, तो वहां पे भी ऑप्शन देना चाहिए कि पर्टिकुलर पैकेज है जिसके अंदर ये सर्विस इंक्लूड है, दूसरा पैकेज है उसमें ये सर्विस इंक्लूड है, तीसरा पैकेज है उसके अंदर ये सर्विस इंक्लूड है करके। सो ऐसे आप लोग उनको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस दे रहे हैं, उनको जो कन्वीनियंट है वो उसको सब्सक्राइब करेंगे। जब आप उनके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन रखते हो तो वहां पे कस्टमर जो होते हैं, हाई चांसेस होते हैं कि कस्टमर आपके पास से वो सर्विस को ऑप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेसिबिलिटी। अभी मैंने जो आप लोगों को ऑप्शन पॉइंट बताया वो और एक्सेसिबिलिटी है थोड़ा ओवरलैपिंग है। एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या होता है कि कस्टमर को सर्विसेज अलग अलग तरीके से एक्सेसिबल करना जरूरी है। एक्सेसिबल मतलब अवेलेबल करना। ओके। जैसे कि जो ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दिया वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। अगर कस्टमर को बैंकिंग सर्विसेज लेनी है तो कस्टमर क्या कर सकता है, काउंटर पे जाके भी वो सर्विस उसको एक्सेसिबल हो सकती है, फोन के ऊपर भी एक्सेसिबल हो सकता है, लैपटॉप के ऊपर भी एक्सेसिबल हो सकता है। या फिर अगर सपोज कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है, मतलब सपोज आपका वाटर प्यूरिफायर खराब हो गया या आपका फ्रिज खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, तो कस्टमर क्या करते हैं, कस्टमर केयर में कॉल करते हैं। सो वहां पे फोन के ऊपर कस्टमर को सपोर्ट मिलना चाहिए। दूसरा कंपनी क्या कर सकती है, चैटबॉट का ऑप्शन आजकल अवेलेबल है वेबसाइट्स के ऊपर, वो भी ऑप्शन उनको अवेलेबल करना चाहिए। अगर कस्टमर को सर्विस सेंटर जाना है तो सर्विस सेंटर का ऑप्शन भी कस्टमर को देना चाहिए। मतलब यहाँ पे कस्टमर को क्या करना चाहिए, सर्विसेज अलग अलग तरीके से एक्सेसिबल करना जरूरी है। इसके लिए मैंने आपको क्या बोला, ऑप्शन और एक्सेसिबिलिटी पॉइंट जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है। ओके। सो ऑप्शन का मतलब क्या, कस्टमर के पास अलग अलग वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होनी चाहिए। और एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या, सर्विसेज जो कस्टमर को अवेलेबल की जा रही है वो अलग अलग माध्यम के थ्रू अवेलेबल करना जरूरी है। सो एग्जाम्पल्स आपके कहीं ना कहीं पे यहाँ पे सिमिलर जा सकते हैं। आप लोग यहाँ पे बैंक का एग्जाम्पल दे दो या फिर कस्टमर सपोर्ट का एग्जाम्पल दे दो, वो यहाँ पे फिट हो जाएंगे। उसके बाद में है इंफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर्स को जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और टाइम टू टाइम सप्लाई करना काफी जरूरी है। जैसे कि सपोज आपके जो भी आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परचेस किया उसके अंदर कोई अपडेट है तो उसके बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म करना जरूरी है। ओके। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, शेयरिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कैन मेक द सर्विसेज मोर अपीलिंग टू द कस्टमर। मतलब जितने आप लोग उनको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते रहोगे उतना ज्यादा कस्टमर जो है वो अपील होंगे आपके सर्विसेज को ऑप्ट करने के लिए। जैसे नेटफ्लिक्स है तो नेटफ्लिक्स में अगर कुछ नया आ रहा है तो उसके बारे में कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दे दो। या दूसरा अगर सपोज कोई भी सर्विस सेक्टर है वहां पे कुछ नया आ रहा है तो कस्टमर को इन्फॉर्म करो। बैंक है तो वहां पे अगर कोई नई स्कीम आ रही है तो कस्टमर को इन्फॉर्म करो। उससे क्या होगा कि कस्टमर जो है काफी ज्यादा अपील हो जाएंगे to purchase your product. This can be done through written consent, videos, or other format that provide insights into the service itself and the topic of interest to the target audience। मतलब ये इंफॉर्मेशन आप लोग कैसे दे सकते हो, तो उनके पास से रिटर्न कंटेंट देके। आगे देखो क्या लिखा है, दिस कैन बी डन थ्रू रिटर्न कंटेंट, वीडियो और अदर फॉर्मेट दैट प्रोवाइड इंसाइट इनटू द सर्विस इटसेल्फ एंड द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट टू द टारगेट ऑडियंस। मतलब क्या, कि यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बोला कि जो भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हो आप कस्टमर को सप्लाई कर रहे हो, तो कैसे सप्लाई कर सकते हो, तो रिटर्न कंटेंट के साथ कर सकते हो। जैसे आप लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परचेस करते हो तो उसके अंदर उसको कैसे यूज करना है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, तो दैट इज रिटर्न कंटेंट है जिससे आप लोग कस्टमर को प्रोडक्ट को ऑपरेट करने के लिए गाइडेंस दे रहे हो।
या वीडियोस बना सकते हो, वीडियो से भी कस्टमर को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या दूसरा कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, उसके थ्रू भी आप लोग उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। जैसे टेलीफोन के ऊपर आप लोग उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, या फिर एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, ईमेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। सो रिटर्न कंटेंट हो, वीडियो हो, या कोई भी फॉर्मेट हो, उसके थ्रू यहाँ पे क्या करना चाहिए, सर्विसेज के बारे में कस्टमर को वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन सप्लाई करना जरूरी होता है। Developing a successful content strategy involve delivering relevant and useful information that resonates with the potential customer। मतलब जो भी कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन उनको अवेलेबल करना काफी जरूरी होता है। तो इस तरीके से देखो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि कस्टमर नीड्स क्या होते हैं और कौन से टाइप के नीड्स होते हैं। उसमें प्रोडक्ट नीड मैंने आप लोगों को बताया और सर्विस नीड मैंने आप लोगों को बताया। सो जब भी कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उनको ये सब चीजों की नीड होती है, और सर्विसेज परचेस करते हैं तभी भी ये सब चीजों की नीड। और सर्विस परचेस करते हैं या सर्विस को कस्टमर जब ऑप्ट करते हैं तभी उन लोगों को ये सब चीजों की जरूरत है। इसके बाद में कस्टमर नीड के अंदर दूसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड। मतलब एक मार्केटर को कस्टमर नीड जानना क्यों जरूरी है, तो उसके बारे में एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। मतलब मार्केटर को जब कोई प्रोडक्ट डेवलप करना होता है या प्रोडक्ट में अगर कोई इंप्रूवमेंट करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो उस समय पे कस्टमर की नीड को ध्यान में रखना जरूरी है। सो मार्केटर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कस्टमर की नीड जान सकते हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना सकते हैं और प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि टेक एन एग्जाम्पल कि पहले जब टेलीफोन हुआ करते थे घरों के अंदर, तो वहां पे क्या होता था कि अगर हम लोग टेलीफोन के पास में होंगे तो हम लोग क्या कर सकते थे, जिसके साथ बात करनी हो बात कर सकते थे हम लोग। लेकिन घर के बाहर जाएंगे तो बात करना मुश्किल हो जा रहा था। तो वहां पे कस्टमर की नीड थी कि बाबा ऐसा कोई डिवाइस होना चाहिए जिसको हम लोग हमारे साथ में लेके जाएंगे, तो मोबाइल फोन आ गए। मतलब यहाँ पे क्या है कि कस्टमर की नीड को जो है वो जानने की कोशिश की मार्केटर ने, और उसके हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप किया। या इम्प्रूवमेंट, जैसे कि आप लोग जानते हो कि पहले जो प्रोडक्ट होते थे काफी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट होते थे, स्पेशली जो कॉस्मेटिक वगैरह हम लोग यूज करते हैं वो काफी केमिकल वाले होते थे। फिर उन लोगों ने कस्टमर की नीड को पहचाना कि कॉस्मेटिक की वजह से कस्टमर को काफी प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, काफी बड़ी बड़ी डिजीजेस को फेस करना पड़ रहा है या बीमारियां हो रही है कस्टमर्स को। तो उन्होंने उसको इम्प्रूव कर दिया और उसको उन्होंने हर्बल बना दिया या आयुर्वेदिक बना दिया। आप लोग देखते हो कि आजकल काफी सारे कॉस्मेटिक जो पहले केमिकल फॉर्म में हुआ करते थे वो आजकल कैसे है आप लोगों को आयुर्वेदिक फॉर्म में या फिर हर्बल फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट हो। या आप लोग देखते हो कि कोलगेट में कितने सारे वैरायटी ऑफ कोलगेट्स आपको मिलते हैं, तो ये इंप्रूवमेंट होता है। जैसे उनको कस्टमर की नीड पता चलती है वैसे वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट करते हैं। सो कस्टमर की नीड जानने से प्रोडक्ट डेवलप करने में और इंप्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प होता है। सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, नोइंग कस्टमर नीड्स हेल्प बिजनेसेस क्रिएट प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट सॉल्व द रियल प्रॉब्लम और द फुलफिल स्पेसिफिक डिजायर। मतलब क्या कि जितना कस्टमर की नीड को मार्केटर जानने की कोशिश करेगा उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिजाइन करेंगे, और उससे कस्टमर के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे और उनकी जो जरूरत है वो उसको फुलफिल कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स फोकस ऑन यूजर फीडबैक हैज लेड टू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन देयर प्रोडक्ट। मतलब एप्पल हमेशा क्या करता है, उनके जो यूजर्स है, मोबाइल फोन परचेज किए हुए कस्टमर्स है, उनके पास से कंटिन्यूअसली वो लोग क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं, जिसकी वजह से वो अपने मोबाइल फोन के अंदर टाइम टू टाइम चेंजेस कर पा रहे हैं। नॉट ओनली मोबाइल फोन, उनके जो लैपटॉप्स है जितने भी उनके डिवाइसेस है वो सब में वो लोग क्या कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। सो यहाँ पे वो लोग कस्टमर फीडबैक ले रहे हैं, कस्टमर फीडबैक से उसके उनको क्या हो रहा है, कस्टमर की नीड पता चल रही है, उसके हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट्स के अंदर इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। क्या क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हैं देखो, सच एज द एडिशनल फीचर्स दैट यूजर्स एक्चुअली वांट लाइक इम्प्रूव्ड कैमरा सिस्टम इन आईफोन एक्सेट्रा। तो ये सब जो है कस्टमर की नीड आई एप्पल को पता चली, जिसके हिसाब से उन्होंने क्या किया हुआ है, अपने कैमरा सिस्टम जो है या दूसरे जो भी प्रोडक्ट के फीचर्स है उसमें वो लोग ने इंप्रूवमेंट करने शुरू कर। दूसरा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। मतलब जितना आप कस्टमर की नीड को जानोगे उतना ज्यादा आप लोग कस्टमर को वैसा प्रोडक्ट बना के ऑफर करोगे। और जब कस्टमर को उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से या एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रोडक्ट मिलता है तो कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं और उनकी लॉयल्टी बढ़ने में है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मीटिंग कस्टमर नीड्स लीड्स टू हायर सेटिस्फेक्शन विच फॉस्टर लॉयल्टी। मतलब जितना हम लोग कस्टमर की नीड को पूरा करेंगे उतना कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं और उनकी लॉयल्टी बढ़ती है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे देखो, स्टारबक्स listens to the customer preferences and offer a range of customization option for their beverages, enhancing customer satisfaction and encouraging repeat business। मतलब स्टारबक्स क्या करता है, जब कस्टमर्स उनके पास जाते हैं कॉफी वगैरह कंज्यूम करते हैं, तभी वो कस्टमर के पास उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि उनको कैसा लगा था, उनके प्रेफरेंसेस वगैरह उनको पूछते हैं, उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, कॉफी को कस्टमाइज करते हैं। अभी जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि
कोई अगर यूट्यूब चैनल वगैरह आप लोग फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं या फिर जो भी लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, कॉफी के फॉन्ट होते हैं। तो वो लोग अगर सपोज आपने कभी देखा होगा स्टारबक्स में गए हैं, स्टारबक्स के स्टाफ के साथ उनका काफी अच्छा रिलेशन होता है। फिर वो स्टारबक्स के जो स्टाफ होते हैं उनको बताते हैं कि मुझे ऐसा कॉफी चाहिए करके, वैसा कॉफी वो लोग उनको बना के देते हैं। इससे क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होंगे और कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ेगी, वो बार बार आके उनके पास से वो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। लेकिन अगर सपोज स्टारबक्स ने कस्टमर की नीड को जानने की कोशिश नहीं किया, तो वो कस्टमर को जैसा चाहिए वैसा कॉफी ऑफर नहीं करेंगे, जिससे कस्टमर डिससेटिस्फाइड होंगे और वो कंटिन्यूअसली उनके पास जाएंगे नहीं। उसके बाद में है टारगेटेड मार्केटिंग। टारगेटेड मार्केटिंग मतलब क्या, पर्टिकुलर कस्टमर को ध्यान में रख के वैसा मार्केटिंग डिजाइन करना, मतलब वैसा प्रोडक्ट, वैसा प्राइस, वैसा प्रमोशन। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल, सपोज एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे थोड़े मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास कस्टमर्स है, और दूसरा एरिया है जहाँ पे हाई क्लास कस्टमर्स है या हाई इनकम कस्टमर्स है। तो यहाँ पे अभी मार्केटर क्या करेगा, जो लोअर इनकम ग्रुप कस्टमर्स है उनके लिए अलग से प्रोडक्ट बनाएगा, उनके लिए प्राइस थोड़ा अलग से चार्ज करेगा, उनके लिए प्रमोशन अलग तरीके से करेगा। और वही अगर आप हाई इनकम वाला अगर एरिया है, वहां के कस्टमर्स के लिए अलग प्रोडक्ट होगा जो थोड़ा प्रीमियम होगा, प्राइस थोड़ी ज्यादा होगी, प्रमोशन थोड़े से ज्यादा इफेक्टिव होंगे। तो इसको बोलते हैं टारगेटेड मार्केटिंग। सो यहाँ पे मार्केटर ने क्या किया, दोनों जो टाइप के कस्टमर्स है उनकी रिक्वायरमेंट को जाना, नीड को जाना, और उसके हिसाब से मार्केटिंग। सो टारगेटेड मार्केटिंग मतलब जैसा कस्टमर वैसा वहां पे मार्केटिंग करना है, मतलब वैसा प्रोडक्ट, वैसा प्राइस और वैसा प्रमोशन। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट कस्टमर नीड्स allows businesses to craft targeted marketing strategy that resonate with their audience। मतलब क्या कि कस्टमर की नीड जानने की वजह से टारगेटिंग मार्केटिंग क्राफ्ट करना या तैयार करना काफी इजी हो जाता है। जो क्या होता है, अपने ऑडियंस के साथ रिसोनेट होता है, मैच होता है। मतलब मैंने कस्टमर को जाना, उसके हिसाब से मैंने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन की जो मेरे कस्टमर के रिक्वायरमेंट के साथ मैच हो रही है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया है, नाइकीज मार्केटिंग कैंपेन often highlight the personal stories of the athletes, aligning with the customer who value perseverance and achievements। मतलब यहाँ पे नाइकी क्या करता है, हमेशा जो एथलीट्स होते हैं उनकी पर्सनल स्टोरीज को वगैरह हाईलाइट करता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। इस तरीके से टारगेटेड मार्केटिंग करके भी आप लोगों को कस्टमर, तो इस हिसाब से कस्टमर की नीड जान के आप लोग को यहाँ पे टारगेटेड मार्केटिंग करना काफी इजी हो सकता है। देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखो, मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है लेकिन आप उस कंपटीशन में सबसे आगे हो। इट मींस आप लोग वो कंपटीशन का एडवांटेज ले पा रहे हो या आप लोग कंपटीशन में सबसे आगे हो। दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में हमेशा मैं पतंजलि का एग्जांपल देता हूं, जहां पे अगर पतंजलि जब मार्केट में एंटर हुआ तभी उसके पहले काफी सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल थे, जैसे कि हिमालय वगैरह था या फिर बैद्यनाथ वगैरह था। ऐसे बहुत पॉपुलर और काफी सालों से चलने वाले ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल थे। लेकिन पतंजलि जो है उन्होंने एक नया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन किया, उन्होंने कस्टमर को जाना कि कस्टमर को क्या चाहिए, उस चीज को उन्होंने हाईलाइट करके उन्होंने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंजॉय किया, मतलब वो कॉम्पिटिशन में आगे चले गए। जैसे आप लोग देखते हो कि पतंजलि के एड में बाबा रामदेव हमेशा बोलते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है काफी प्योर है, ये प्रोडक्ट जो है इसके वजह से आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो उनको पता चला कि कस्टमर को ये सब चीजें आजकल बहुत जरूरी है। मतलब कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो पहले वो देखते हैं कि वो प्रोडक्ट का मेरे हेल्थ के ऊपर कोई इल इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। तो वो उन्होंने बराबर जाना, तो वो चीज को वो अपने एड में बोलते थे कि ये प्रोडक्ट जो है आपके हेल्थ के लिए काफी अच्छा है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, काफी प्योर है। और उसकी वजह से वो कंपटीशन में आगे बढ़ पाए। तो जब आप कस्टमर की नीड को जानोगे कि आज के कस्टमर को क्या चाहिए, वैसा प्रोडक्ट आप उनको दे पाओगे जिससे आप कंपटीशन को फेस कर पाओ। देखो क्या लिखा है, बिजनेसेस दैट एक्यूरेटली अंडरस्टैंड एंड एड्रेस द कस्टमर नीड्स कैन स्टैंड आउट फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स। फॉर एग्जाम्पल, Amazon's extensive data analysis allows it to offer the personalized recommendation, giving it competitive edge over the other retail। मतलब क्या कि देखो यहाँ पे जितना हम लोग कस्टमर के नीड को अंडरस्टैंड करेंगे एक्यूरेटली, उतना ज्यादा हम लोग मार्केट में स्टैंड आउट कर पाएंगे। स्टैंड आउट मतलब अलग दिखेंगे। अगर हम लोग सबके जैसा ही प्रोडक्ट कस्टमर को दे रहे, कस्टमर को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, तो हम लोग वो स्टैंड आउट कभी नहीं हो पाएंगे, कभी भी हम लोग अलग नहीं दिखेंगे। फिर यहाँ पे अमेजोन का एग्जांपल देखिए, अमेजोन क्या करता है कि उनके पास जो कस्टमर का डेटा आता है, जैसे आप लोग अमेजोन से शॉपिंग करते हो तो आप आपका ईमेल आईडी, आपका नाम, ये सब चीजें जो है वहां पे आप लोग रजिस्टर करते समय एंटर करते हो। तो उनको पता है कि कौन से कस्टमर्स को क्या चाहिए। तो उसके हिसाब से अमेजोन आप लोग देखते हो नीचे, अगर आप लोग अमेजोन देखोगे तो अमेजोन में आपको रिकमेंडेड प्रोडक्ट आते हैं।
मतलब ये प्रोडक्ट आपके लिए है, ये प्रोडक्ट आपके लिए है। तो उससे क्या होता है, कस्टमर को शॉपिंग करना काफी इजी हो जाता है। अगर अमेजोन के पास ये कस्टमर का डेटा नहीं होता तो उनको कस्टमर को पर्सनलाइज रिकमेंडेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है। और आज का ये जो जमाना है ये काफी पर्सनलाइज रिकमेंडेशन के ऊपर चलता है। किसी भी साइट के ऊपर आप लोग शॉपिंग करो, वहां पे नीचे आप लोगों को पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस आते हैं। वो उनके उनको कैसे पता चलता है कि मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो काफी अच्छा लग सकता है, तो बिकॉज उनके पास मेरा इंफॉर्मेशन है। सो मेरी इंफॉर्मेशन से उनको मेरी जरूरत पूरा पता चलती है और उसके हिसाब से वो मुझे वहां पे प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अमेजोन से सपोज मैं ग्रोसरी परचेज करता हूँ हमेशा। अभी हर महीने जब मैं ग्रोसरी परचेस करूंगा तो उनको पता है कि मुझे कौन सी ग्रोसरी परचेस करनी है। अगर कोई ग्रोसरी मैंने सपोज बाय मिस्टेक भूल गया, जैसे कि सपोज मैंने नमक परचेस करना भूल गया, तो नीचे रिकमेंडेशन में मुझे आएगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो आपको रिकमेंड किए जा रहे हैं। कैसे पता चला उनको, तो उनके पास मेरा पास डेटा है। उसको उन्होंने एनालाइज किया और उनको पता चला कि ये प्रोडक्ट कस्टमर परचेस करता है। तो उसके हिसाब से उन्होंने देखा कि सारे प्रोडक्ट कस्टमर ने परचेस किए हैं, नमक परचेस नहीं किया, तो वो मुझे वहां पर रिकमेंड करेगा। तो मतलब यहाँ पे अमेजोन ने क्या किया, मेरे डेटा से मेरे जो नीड है उसको जाना और वो प्रोडक्ट मुझे रिकमेंड किया। तो उसकी वजह से क्या होगा कि मुझे अमेजोन काफी पसंद आएगा और अमेजोन जो उसके पास है मैं बार बार प्रोडक्ट को परचेस करूंगा। तो ऐसा हर एक कस्टमर के साथ अमेजोन जब करेगा तो वो मार्केट में कितनी भी ई कॉमर्स कंपनी होने दो उनके साथ वो कंपटीशन को फेस कर पाएगा। उसके बाद में इंक्रीज सेल, ऑब्वियसली जब आप कस्टमर को जानते हो और उसके हिसाब से आप लोग उनको प्रोडक्ट बना के देते हो, उससे आपका सेल्स बढ़ने में हेल्प होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, व्हेन प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज अलाइन विद कस्टमर नीड, अलाइन मतलब मैच करता है, आपका प्रोडक्ट कस्टमर की जरूरतों को मैच करता है, इट कैन लीड टू इंक्रीज सेल। फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन algorithm drive more content consumption by the suggesting shows and movies based on the user preferences which keep subscriber engaged। मतलब क्या, नेटफ्लिक्स जो है वो क्या करता है, कस्टमर को अलग अलग कंटेंट जो होता है वो रिकमेंड करता है। मतलब वो देखते हैं, जैसे कि सपोज आप लव स्टोरीज बहुत देखते हो तो आपको रिकमेंड करते रहेगा जो जो नई नई लव स्टोरीज आएगी। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सब्सक्राइबर जो है, जो जिन्होंने नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब किया, परचेस किया है उसका सब्सक्रिप्शन, तो वो हमेशा नेटफ्लिक्स के साथ कंटिन्यू करेंगे, एंगेज रहेंगे। अगर नेटफ्लिक्स ने उनको रिकमेंडेशंस नहीं दिए, कुछ भी अगर रैंडमली कंटेंट उनके पास भेजा, तो शायद तक कस्टमर जो है वो नेटफ्लिक्स के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। सो नेटफ्लिक्स भी क्या कर रहा है, कस्टमर के यहाँ पे एल्गोरिदम देख रहा है, डेटा देख रहा है, उसके बेसिस पे उनको रिकमेंडेशन दे रहा है। सो जैसे मैंने यहाँ पे अमेजोन का एग्जांपल दिया, वैसे ही यहाँ पे नेटफ्लिक्स का एग्जांपल है। तो नेटफ्लिक्स का सेल्स बढ़ रहा है, क्यों? बिकॉज वो लोग कस्टमर को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पर्सनलाइज रिकमेंडेशन दे रहे हैं उनके एल्गोरिदम के बेसिस पे। उसके बाद में एफिशिएंट रिसोर्स अलोकेशन, मतलब क्या, कि जब आप कस्टमर्स को जानोगे तो उसके हिसाब से आप लोग वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या कर पाओगे, रिसोर्सेज को अलोकेशन कर पाओगे। अगर सपोज कस्टमर को पर्टिकुलर प्रोडक्ट पसंद है तो उसके लिए आप ज्यादा रिसोर्सेस अलोकेट करोगे। पर्टिकुलर प्रोडक्ट कस्टमर के पसंद नहीं है, बहुत ही कम कस्टमर प्रोडक्ट को परचेस करोगे, तो उसके लिए आप कम रिसोर्सेस अलोकेट करोगे। मतलब कस्टमर की नीड जानने से आपको पता चलेगा कौन से रिसोर्सेज की जरूरत कहाँ पे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल होटल में अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में, फॉर एग्जाम्पल किसी रेस्टोरेंट का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो रेस्टोरेंट में उनको पता होता है कि कस्टमर ये पर्टिकुलर डिशेज जो है वो ज्यादा परचेस करते हैं। सो उस डिश को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो लोग क्या करेंगे, ज्यादा इंग्रेडिएंट परचेस करेंगे। और कुछ डिशेज डिशेज जो है वो कस्टमर कम परचेस करते हैं या कम कंज्यूम करते हैं, तो वहां पे रिसोर्सेज जो है वो कम परचेस करेंगे। अगर सपोज कस्टमर की नीड को मार्केटर ने जाना नहीं, तो क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज में गड़बड़ हो जाएगी। मतलब जहां पे ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए वहां पे शायद तक आप कम परचेस करोगे, और जहां पे कम रिसोर्सेज चाहिए वहां पे शायद तक आप ज्यादा रिसोर्सेज परचेस करोगे। सो हमेशा कस्टमर की नीड को जानो, उसके हिसाब से अपने यहाँ पे रिसोर्सेज को आप लोग स्टोर करके रखो। सो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स हेल्प बिजनेसेस allocate resources more effectively by focusing on what matters most. For example, company that identifies a high demand for eco-friendly product can prioritize its research and development efforts in that area। मतलब जिस कंपनी को ऐसा लगता है कि कस्टमर्स को ज्यादा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, तो वो कंपनी क्या करेगी, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने के लिए ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए पैसा अलोकेट करेगी। अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि नहीं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट कस्टमर ज्यादा पसंद नहीं करते, तो फिर वहां पे वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा खर्चा करेंगे नहीं। या फिर आप मेरा वो दूसरा एग्जांपल दे सकते हो, जहां पे कंपनी को लग रहा है या रेस्टोरेंट को लग रहा है कि ये डिशेस कस्टमर ज्यादा परचेस करते हैं या कंज्यूम करते हैं, तो उसके लिए ज्यादा वो लगने वाले। या फिर आप मेरा एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि रेस्टोरेंट के ओनर जो, उनको ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर डिशेस जो है वो कस्टमर ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उसके लिए लगने वाला इंग्रेडिएंट या उसके लिए लगने वाला जो भी
वेजिटेबल से वो ज्यादा रेस्टोरेंट परचेस करेगा, और दूसरे डिशेज जो है कम परचेस करते हैं या कंज्यूम करते हैं, तो उसके लिए कम वो लोग सब्जियां वगैरह परचेस करें। देन एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस। एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस मतलब क्या कि जब आप कस्टमर्स की नीड को जानते हो और उसके हिसाब से उनको आप सर्विसेज देते हो या प्रोडक्ट देते हो, तो उससे कस्टमर का एक्सपीरियंस काफी बेटर हो जाता है। मतलब कस्टमर अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं, नेक्स्ट टाइम भी कस्टमर जो आपके पास से प्रोडक्ट परचेज करते हैं। हमेशा याद रखना, प्रीवियस कस्टमर का एक्सपीरियंस जो होता है उसके बेसिस पे कस्टमर फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट को परचेस करेगा कि नहीं करेगा वो डिपेंड करता है। सो हमेशा आपको कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है पॉजिटिव रखना है, बेटर रखना है, उससे फ्यूचर में कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेस करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टेलरिंग द कस्टमर एक्सपीरियंस टू मीट देयर नीड्स इंप्रूव द ओवरऑल सेटिस्फेक्शन। मतलब जितना आप लोग कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेटर बनाओगे उनकी नीड को जान के, उसकी उतना कस्टमर सेटिस्फाइड होते रहेंगे। तो एग्जांपल दिया है होटल का, जैसे मैरियट जो होटल है, प्रोवाइड पर्सनलाइज सर्विसेज बेस्ड ऑन द गेस्ट प्रेफरेंसेस सच एज रूम सेटिंग, अम्यूनिटीज, एनहांसिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस। मतलब कि ये जो बड़े बड़े होटल्स के चेन्स है वो लोग क्या करते हैं, वो जानते हैं कि गेस्ट को क्या चाहिए, और उसके हिसाब से वो कस्टमर को रूम सेटिंग्स करके देते हैं, अमेनिटीज वगैरह प्रोवाइड करके देते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर कस्टमर है, उनको चाय पीना पसंद नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उनके रूम में कॉफी के पैकेट्स रखेंगे। तो इन्होंने क्या किया, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को जाना और उसके हिसाब से रूम का सेटिंग या अमेनिटीज अवेलेबल करके दे। उससे क्या हो जाएगा, कस्टमर का एक्सपीरियंस बेटर होगा और नेक्स्ट टाइम भी वो कस्टमर आपकी होटल में आए। देन नेक्स्ट वन इज ब्रांड रेपुटेशन। ब्रांड रेपुटेशन जो होता है वो बिल्डअप करने में भी काफी हेल्प होता है जब आप कस्टमर की नीड को जानने की कोशिश करोगे। क्योंकि आप कस्टमर की नीड को जान रहे हो, वैसा आप उनको सर्विस दे रहे हो, तो आपके ब्रांड का रेपुटेशन बढ़ेगा, बिकॉज कस्टमर हमेशा आपके ब्रांड के बारे में पॉजिटिव बोलेंगे। लेकिन अगर सपोज आपने कस्टमर के नीड को पहचाना नहीं, वैसा प्रोडक्ट उनको ऑफर नहीं किया, तो कस्टमर आपके ब्रांड को बारे में नेगेटिव बात करेंगे, तो आपके ब्रांड का वहां पे क्या हो सकता है, नाम खराब हो सकता है। सो देखो, कंपनीज दैट कंसिस्टेंटली मीट और एग्जिट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, मतलब जो कंपनियां हमेशा कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को पूरा करते हैं या जरूरतों को पूरा करते हैं या एग्जिट करते हैं। एग्जिट मतलब क्या, जितना कस्टमर चाहता है उससे ज्यादा उनको दे रहा है। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन, मतलब उससे क्या होगा, उतना ज्यादा ब्रांड रेपुटेशन बिल्टअप होगा। एग्जाम्पल किसका दिया है, टेस्ला। Tesla has gained a reputation from innovation and high quality electric vehicles by continuously addressing customer feedback and improving its product। मतलब टेस्ला ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में लॉन्च किया, वहां पे वो हमेशा कस्टमर के पास से फीडबैक लेते थे और उसके हिसाब से अपने कार के अंदर वो लोग जो भी इंप्रूवमेंट्स है वो करते रहते थे। बिकॉज जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे पास आए या दुनिया में आए, तभी बहुत सारे डाउट्स कस्टमर के माइंड में थे। तो हर एक कस्टमर का उन्होंने क्या किया है, जो फीडबैक है उसको यूटिलाइज किया है और उसके हिसाब से उन्होंने अपने कार के अंदर इंप्रूवमेंट किया है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, उनका ब्रांड रेपुटेशन काफी अच्छा हुआ है वर्ल्ड में। अदरवाइज आप लोग देखोगे कि टेस्ला को अगर हम लोग कुछ साल पहले अगर देखेंगे तो इतना नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से अपने कार्स को बेटर बनाया है कस्टमर के फीडबैक को ध्यान में रखे, उसके हिसाब से उनका ब्रांड रेपुटेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। देन कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन मतलब क्या, कस्टमर आपको छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाएंगे, कस्टमर आपके पास ही रहेंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब कस्टमर की जरूरतें पूरी नहीं होती तो कस्टमर क्या करते हैं, ब्रांड स्विचिंग करते हैं। ब्रांड स्विचिंग मतलब क्या होता है, आपके ब्रांड को छोड़ के किसी और के पास जाते हैं। सो कस्टमर रिटेंशन होगा अगर आप कस्टमर के नीड को जानोगे तब। सो देखो लिखा है, अंडरस्टैंडिंग एंड फुलफिलिंग कस्टमर नीड्स कैन लीड टू हायर रिटेंशन रेट। एग्जाम्पल, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज लाइक स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई आपको पता होगा, स्पॉटिफाई एक ऐप है जहां पे आप लोग म्यूजिक्स वगैरह सुन सकते हो। सो ये जो स्पॉटिफाई है, रिटेन द यूजर बाय कंटिन्यूअली अपडेटिंग देयर म्यूजिक लाइब्रेरी एंड ऑफरिंग फीचर्स दैट कैटर टू द इंडिविजुअल लिसनिंग हैबिट। मतलब यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने लाइब्रेरी को, मतलब उनकी जो म्यूजिक लाइब्रेरी है उसको अपडेट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। और जो उनके जो यूजर्स है या सब्सक्राइबर्स है, उनको जैसे टाइप का म्यूजिक पसंद है वैसे टाइप का म्यूजिक वो लोग उनको अवेलेबल करके दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, वो जो स्पॉटिफाई के सब्सक्राइबर्स है या यूजर्स है, वो लोग क्या करेंगे, उनके साथ कंटिन्यू करेंगे, मतलब उनका कस्टमर रिटेंशन बढ़ेगा। अगर सपोज कस्टमर को पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूजिक अच्छा लगता है और आपने उनको वो अवेलेबल करके नहीं दिया, तो कस्टमर क्या करेंगे, दूसरे के पास चले जाएंगे, मतलब आपका कस्टमर रिटेंशन कम हो जाएगा। सो कस्टमर के नीड को जानने की वजह से कस्टमर का रिटेंशन बढ़ने में हेल्प होता है। एंड द लास्ट वन इज अडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन। अडेप्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, एडजस्ट करना। मतलब जैसे कस्टमर की नीड है वैसे अपने आप को हमको अडेप्ट करना पड़ेगा, और नए नए इनोवेशंस वगैरह भी पॉसिबल होते हैं जब हम लोग कस्टमर की नीड को जानते हैं। तो क्या लिखा है देखो यहाँ पे, insights into customer needs allow businesses to adapt and innovate। एग्जाम्पल दिया है, ड्यूरिंग कोविड 19 पैंडेमिक
many companies pivoted to offer online services and delivery options to meet the changing customer need, ensuring businesses continuity and the growth. मतलब कोविड 19 में हर एक कस्टमर क्या चाहता था कि ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल होती है। जैसे आपने भी देखा होगा कि जब कोविड 19 लगा था तो सारे कस्टमर ऑनलाइन प्रोडक्ट को सर्च करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज सारे लोकल शॉप बंद थे। सो धीरे धीरे आप लोगों ने देखा कंपनीज ने क्या किया, ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल करना शुरू कर दिया। मतलब कोविड 19 के तरह टाइम पे कस्टमर को ऑनलाइन चीजें अवेलेबल चाहिए थी, और वो कंपनीज ने अवेलेबल करके दी, जिसकी वजह से क्या हो गया, कस्टमर सेटिस्फाइड हो गए। और अभी भी कस्टमर क्या करे, ऑनलाइन सर्विसेज को ये कर रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं। अगर सपोज कस्टमर्स को ऑनलाइन सर्विसेज चाहिए और आपने उसके हिसाब से उनको सर्विसेज अवेलेबल नहीं किया, तो फिर क्या हो जाएगा, कस्टमर आपके पास से चले जाएंगे। सो अडेप्टेबिलिटी, मतलब कोविड 19 में जो बिजनेसेस ऑनलाइन नहीं थे उन्होंने भी अपने आप को ऑनलाइन बना दिया। इसका मतलब क्या हो गया, वहां पे अडेप्टेबिलिटी किया, मतलब आपने एडजस्ट किया अपने आप को। और इनोवेशन, मतलब उन्होंने फिर नए नए तरीके निकाले जिसके थ्रू वो लोग क्या करते थे, कस्टमर को प्रोडक्ट सप्लाई करते थे, जैसे कि जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी वगैरह। मतलब जहाँ पे वो लोग आके आपके यहाँ पे घर के पास प्रोडक्ट को रख के जाते थे, या पूरी तरीके से सैनिटाइज वगैरह करके वो प्रोडक्ट आपको वो सप्लाई करते थे। सो ये सब नई नई चीजें हो पाई जब अपने कस्टमर की नीड को जाना। अगर आप कस्टमर की नीड को नहीं जानेंगे तो उसके हिसाब से आप अपने आप को अडेप्ट भी नहीं कर पाओगे, मतलब एडजस्ट नहीं कर पाओगे, और इनोवेशन भी नहीं ला पाओगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक कस्टमर नीड, जिसके अंदर मैंने आपको कस्टमर नीड क्या होता है वो बताया। फिर दो टाइप की कस्टमर नीड बताया, कि प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर नीड क्या है और सर्विस के बारे में कस्टमर नीड क्या है, और उसके इंपॉर्टेंस बताया कि मार्केटर को कस्टमर नीड जानना क्यों जरूरी है।